अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अनवर कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं अनवर टू अवेयर चैनल। इस चैनल पे वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी कोर्सेज होते हैं, यानी उस वेब डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग में यूज होने वाले जो भी सॉफ्टवेयर हैं, जो भी लैंग्वेजेस हैं, उनको स्टार्ट टू एंड सिखाया और बताया जाता है। ये सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए कोर्सेज करवाए जाते हैं ताकि जब आप इंडस्ट्री लेवल पर जाओ और एज अ प्रोफेशनल लेवल पर जब आप वर्क करो तो आपको बहुत सारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या जो नॉलेज है वो आपको मिल पाए। तो यहाँ पर हमने बेसिकली कुछ कोर्सेज यहाँ पर करवाए थे, जैसे कि HTML CSS। उसी कड़ी में आगे हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट की एक ये मैं एक वीडियो बनाने लगा हूँ। स्टार्ट टू एंड है ये वीडियो, ठीक है। यानी कि बेसिक टू एडवांस लेवल तक में कंप्लीट जितना भी फंक्शंस हैं, जो भी मेथड्स हैं, वो तमाम के तमाम मैं आपको जावास्क्रिप्ट में बताऊंगा। अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हो तो वहां पर अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट का कोर्स है तो उस पर आपको डेफिनेशन जावास्क्रिप्ट की मिल जाएगी। लेकिन अगर आप गूगल सर्च करते हो तो गूगल पे भी आपको जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन इजीली मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट को अपने लिहाज से सीखेंगे, अपने एंड से सीखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को बहुत आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। मेरा टारगेट वो स्टूडेंट्स या वो लोग हैं जिनको बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, वो प्रोग्रामिंग को उनको समझ में भी नहीं आती क्या है या क्यों है। तो जावास्क्रिप्ट हम क्यों यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे और ये क्यों जरूरी है वेब डेवलपमेंट में, ये 3 क्वेश्चंस अराइज होते हैं जिनका जवाब देना मैं जरूरी समझता हूँ। तो जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा आपको पता चलता जाएगा कि जावास्क्रिप्ट हम क्यों यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे और क्यों जरूरी है ये वेब डेवलपमेंट में। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि HTML और CSS से क्या होता है। HTML कुछ अपने अंदर एलिमेंट्स स्टोर किया होता है, मतलब कि हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं जिन टैग्स के बिहाफ पर हम अपने कंटेंट को वेब पेज के ऊपर रख पाते हैं। अगर मुझे अपने उन एलिमेंट्स को स्टाइल करना है तो मुझे CSS की नीड होती है। अब HTML क्या है, CSS क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, मैं ऑलरेडी स्टार्ट टू एंड वीडियोस बना चुका हूँ। आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और मेरे HTML और CSS की वीडियोस को इजीली देख पाते हैं। वो भी एक कंप्लीट वीडियो है, स्टार्ट टू एंड। एक ही वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जरूरी कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि जो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनका यूज तो आप करोगे ही वेब इंडस्ट्री के अंदर, तो वो तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट मैंने अपने उन दोनों लेक्चर्स के अंदर आपको सिखाए हैं। आई बटन पे क्लिक है, आप क्लिक करके उन दोनों वीडियोस को इजीली देख सकते हो। यहाँ पर मेरा टारगेट जावास्क्रिप्ट को सिखाने का है, तो स्टार्ट टू एंड में जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर सिखाने लगा हूँ, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को हम सीखते हैं सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि HTML से हम अपने एक वेब पेज ड्राइव करते हैं। यानी अपने वेब पेज में अगर मुझे जिस किस्म का भी कंटेंट रखना होता है, वो कंटेंट अगर मैं रखना चाहता हूं तो मुझे HTML की नीड होती है। अब उस कंटेंट को स्टाइल देना, यानी किसी टैग को स्टाइल देना, अगर मुझे एक हेडिंग रखनी है तो मुझे HTML के H1 से H6 तक कोई भी वर्जन को मैं यूज करके इजीली अपनी हेडिंग प्लेस कर पाऊंगा वेब पेज पर। अब उस H1 से लेकर ऐसे जो भी मैंने हेडिंग टैग को यूज किया हुआ है, उस हेडिंग टैग को अगर मुझे स्टाइल देना है तो मुझे CSS का यूज करना पड़ेगा और मैं उसको स्टाइल दे पाऊंगा। लेकिन आप एक बात गौर करो, HTML और CSS इन दोनों का यूज करके हम एक बहुत अच्छी स्टाइलिश वेब पेज या वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन वो जो वेबसाइट या वेब पेज बनेगा वो एक स्टैटिक पेज बनेगा। स्टैटिक पेज से मुराद एक ऐसा पेज जिससे यूजर या विजिटर जो मेरे वेबसाइट पर आता है या वेब पेज पर आता है वो उस इंफॉर्मेशन को जस्ट रीड कर पाएगा। मेरे उस वेब पेज या वेबसाइट में ऐसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है जिससे वो इंटरैक्टिव हो पाए। इंटरैक्टिव एक टर्म होती है जिसका मतलब सिंपल ये होता है, आप जब वेबसाइट पर आओ तो वेबसाइट को कुछ इनपुट दो जिस पर वेबसाइट आपको कुछ आउटपुट दे। यानी टू वे कम्युनिकेशन, अगर मैं इजी इंग्लिश की बात करूं तो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। आप वेब पेज से बात कर रहे हो और वेब पेज उसका रिप्लाई दे रहा है। आप कैसे बात कर रहे हो, किसी न किसी बटन पे क्लिक करने से। अगर आप किसी बटन पे क्लिक करते हो तो कोई कुछ हो, वो पेज छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, ठीक है, इस तरीके की हमें कुछ चीजों को इनेबल करना पड़ता है। तो ये तमाम के तमाम आप जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपने एक पेज बना लिया, उस पेज पर आपने इंफॉर्मेशन को भी रख लिया और उस इंफॉर्मेशन को CSS के थ्रू आपने स्टाइल भी कर दिया, बहुत अच्छा सा एक स्टैटिक पेज तैयार हो गया। लेकिन वो पेज अभी जस्ट एक स्टैटिक पेज ही है, वहां से जस्ट यूजर एक इंफॉर्मेशन ले सकता है। लेकिन अगर वो कुछ और, जैसे कि अगर कुछ मैं कैलकुलेशन देना चाहूँ, जैसे यूजर 2+2 लिखे तो उसको रिजल्ट आए 4, तो ऐसा तो कोई फीचर ही नहीं है। तो इस तरीके के फीचर्स को इनेबल करना या फीचर्स को ऐड करना अपने वेब पेजेस में, ये हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट।
अभी तो मैंने कुछ छोटे एग्जांपल्स दी हैं जावास्क्रिप्ट की। आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे आप देखोगे कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम अपने वेब पेज में क्या कुछ इनेबल कर सकते हैं, कितने अच्छे अच्छे फीचर्स को ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट एक बहुत ही पावरफुल वेबसाइट बन जाती है। क्लियर हो गया? तो अब जो है मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ। तो सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन में जो पहली चीज मैं बताना जरूरी समझता हूँ वो है जावा और जावास्क्रिप्ट। कुछ लोगों के गुमान में ये होता है कि जावास्क्रिप्ट और जावा एक जैसे ही हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि जो जावास्क्रिप्ट है और जो जावा है वो एक से नहीं है। जावास्क्रिप्ट और जावा सेम नहीं है। जावा एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हो सकता है कि कुछ लोगों को पता हो, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन्होंने हो सकता है दोनों टर्म सुने हो और उन्होंने एक गुमान किया हो कि जावा और जावास्क्रिप्ट एक ही है, या हो सकता है कि जावास्क्रिप्ट जावा का ही कोई फंक्शन हो या जावा जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन हो। ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और इनका कोई आपस में दोनों का कनेक्शन नहीं है। हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को सीखने वाले हैं, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट जरूरी क्यों है, ठीक है, या हम इसको क्यों यूज करने वाले हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो मैं बताता चलूं, जब भी आपको एक इंटरएक्टिव वेबसाइट बनानी होती है, ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंटरएक्टिव वेबसाइट हम किसे कहते हैं, ऐसी वेबसाइट जिससे यूजर इंटरएक्टिव हो पाए, यानी यूजर कुछ इनपुट करे और उस इनपुट के बिहाफ पर वो वेबसाइट या वेब पेज कुछ आउटपुट दे पाए, ठीक है। इस चीज को हम कहते हैं इंटरएक्टिव, और ऐसी वेबसाइट को कहा जाता है इंटरएक्टिव वेबसाइट। तो जब आपको कोई भी इंटरएक्टिव वेबसाइट क्रिएट करनी है, उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट की नीड होने वाली है, ठीक है। अगर मैं कुछ मेजर एग्जांपल्स देना चाहूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी गूगल सर्च होता है, आप जब गूगल को ओपन करते हो, गूगल क्रोम में जब आप गूगल सर्च करते हो, तो जो भी सर्च रिजल्ट्स होते हैं उनके अंदर जावास्क्रिप्ट इनेबल हुई है, यानी वो जो सर्च रिजल्ट्स आप देख पा रहे हो वो जावास्क्रिप्ट की नीड ही से देख पा रहे हो या उसकी हेल्प से देख पा रहे हो। इसी तरीके से हमारा गूगल मैप में जब भी आप कोई लोकेशन को ढूंढते हो या लोकेशन डालते हो फाइंड करने के लिए कि कहाँ पर है, तो वो भी तमाम की तमाम चीज आपके जावास्क्रिप्ट, यानी कि आप ये समझ लो कि 95% उसमें जावास्क्रिप्ट यूज हुआ है। किसी भी सोशल साइट पर या जॉब ओरिएंटेड जो वेबसाइट होती है उस पर आप अपनी प्रोफाइल पिक को अपलोड करते हो। वो जो प्रोफाइल पिक आप अपलोड करते हो, उस अपलोड का जो प्रोसेस होता है उसमें आप कभी कभी अपनी इमेज को क्रॉप करते हो। तो वो जो क्रॉप के डायमेंशंस होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस से जो आप क्रॉप करते हो, टॉप से बॉटम से जो आप क्रॉप करते हो, तो वो जो क्रॉप होती है आपकी इमेज, वो भी जावास्क्रिप्ट की मदद से होती है। और भी ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इन चीज़ों को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि जावास्क्रिप्ट क्यों ज़रूरी है। अगर आपने अपने वेब पेज पे कोई ऐसा मतलब फंक्शन डाला हुआ है जिससे आप यूजर से उसकी प्रोफाइल पिक अपलोड करवा रहे हो, तो डेफिनेटली आप उसको क्रॉप का ऑप्शन भी दोगे तो वो जावास्क्रिप्ट की मदद से होगा। अगर आप गूगल मैप को यूज करो तो गूगल मैप में भी जावास्क्रिप्ट यूज होता है, गूगल सर्च रिजल्ट्स में भी जावास्क्रिप्ट यूज होता है। तो जावास्क्रिप्ट के बिहाफ पर एक वेबसाइट के बिना, यानी कि अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आप जावास्क्रिप्ट को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, तो वो वेबसाइट एक अच्छी वेबसाइट बनने वाली नहीं है। वेबसाइट को बहुत अच्छा बनाने के लिए और उसके अंदर फीचर्स को मजीद ऐड करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट की नीड होने ही वाली है, ठीक है। अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स की बात करूं, तो जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन से मेरी मुराद ये है कि जब भी यूजर अपने ब्राउजर में कोई वेबसाइट ओपन करता है और वहां पर किसी भी फॉर्म को फिलअप करता है और मान लो उस फॉर्म में कोई फील्ड उससे रह गई फिल करना, या किसी फील्ड में उसने गलत इनपुट कर दिया, तो उसके ब्राउजर में ही वहीं पर ही उसको ये बता देना कि यहाँ पर आपने ये फील्ड रह गई है या इस फील्ड में आपने डाटा नहीं डाला। तो ये तमाम का तमाम प्रोसेस भी आपका जावास्क्रिप्ट की मदद से होता है, ठीक है। इसी तरीके से किसी इमेज पर क्लिक करने से वो इमेज एक पॉपअप में ओपन हो, यानी कि एक
अलग से विंडो में जो ओपन होती है, जो कि वो विंडो एक पॉपअप की सूरत में आएगी, तो इमेज पे क्लिक करने से, तो वो आप कैसे करते हो, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करते हो। इसी तरीके से अगर आप किसी बटन पर क्लिक करते हो, कोई भी बटन है जो बनाया गया है उस वेबसाइट पे, और कहा जाता है कि उस बटन पे क्लिक करें तो क्या हो, कोई एनिमेशन क्रिएट हो या किसी भी किस्म का कोई इवेंट क्रिएट हो रहा है, तो ये तमाम की तमाम फंक्शनैलिटी किसकी हेल्प से ऐड हुई है, जावास्क्रिप्ट की मदद से हेल्प ये जो है ऐड हुई है। तो आगे हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे वन बाय वन, हम कैसे बटन बनाते हैं और उसके अंदर हम किसी एनिमेशन को लगाएंगे तो वो एनिमेशन चलेगी। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके जावास्क्रिप्ट ही की मदद से होता है। तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट में क्यों ज़रूरी है। तो इन्हीं वजह से हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पर आपके जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वेब डेवलपमेंट में यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि वेब डेवलपमेंट में जो है वो यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट। अब वेब डेवलपमेंट में दो पार्ट आते हैं, एक होता है आपका क्लाइंट साइड, यानी वो साइट जहाँ से विजिटर या यूज़र आपके वेबसाइट को देख रहा है। अब विजिटर या यूजर कहाँ होगा, किसी ऑफिस में हो सकता है, अपने घर पे हो सकता है, उसका अपना खुद का कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल होगा जिस पर उसने एक ब्राउजर ओपन किया होगा और उस ब्राउजर पर वो वेबसाइट को देख रहा है। तो वो जो साइट होगी वो क्लाइंट साइट होगी, ठीक है। इसी तरीके से एक होती है सर्वर साइट। सर्वर साइट वो साइट होती है जहां पर एक्चुअली वेबसाइट रखी गई होती है। अभी इन टर्म्स को हम आगे जाकर मजीद कोर्सेज में देखेंगे कि सर्वर साइट क्या होती है, सर्वर क्या होता है, कैसे वेबसाइट बनाने के बाद सर्वर पर लॉन्च की जाती है, कैसे कोई यूजर जब आता है तो उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाता है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज और कुछ टेक्निक्स हैं जिनको मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा और एक कंप्लीट इन डेप्थ वीडियो में बनाने वाला हूँ। अभी यहाँ पर आपको सिर्फ और जावास्क्रिप्ट पे करना है। तो जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ यूज होती है, वेब डेवलपमेंट में क्लाइंट साइड पे भी यूज होती है, सर्वर साइड पे भी यूज होती है। यानी कि ये क्लाइंट साइड में उस साइट पर भी यूज होती है जहां पर यूजर या विजिटर आपके वेब पेज या वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, और वहां पर यूज होती है जहां पर वेबसाइट रखी हुई है, यानी कि सर्वर साइड पर। अब क्लाइंट साइड पर जावास्क्रिप्ट के साथ साथ जावास्क्रिप्ट पर ही बनी हुई कुछ लाइब्रेरीज या कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि यूज होते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, इसके साथ साथ jQuery, ये भी जावास्क्रिप्ट पर ही बनी हुई एक फ्रेमवर्क है, और इसी के साथ साथ React.js और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। ये तमाम आपके क्लाइंट साइड पर यूज होती है। अगर मैं सर्वर साइड की बात करूं तो आपने नाम सुना होगा Node.js का, इसी तरीके से Express.js और बहुत सारी लाइब्रेरीज, ये तमाम की तमाम आपके सर्वर साइड पे यूज होती हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, वेब डेवलपमेंट की। खाली जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट में ही यूज नहीं होती, इसके अलावा मोबाइल डेवलपमेंट में भी जावास्क्रिप्ट का बड़ा रोल है। अब मोबाइल डेवलपमेंट में दो सिनेरियोज आता है जो कि बहुत पॉपुलर हैं, एक iOS और एक एंड्रॉइड। पहले क्या होता था, iOS और एंड्रॉइड के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस यूज होती थी जिनके ऊपर बिहाफ आप एप्लीकेशंस को बनाते थे। लेकिन आज के दौर में जावास्क्रिप्ट इतना स्टेबल हो गया है और इतना कैपेबल हो गया है कि उसने अपने फ्रेमवर्क्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं कि जिनके बिहाफ पर आप iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए एप्लीकेशंस को ड्राइव कर सकते हो। मोबाइल डेवलपमेंट में जो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स या जावास्क्रिप्ट की इन्वॉल्वमेंट है, उसमें हमारे पास आता है रिएक्ट नेटिव, इसी तरीके से हमारे पास आता है गैप, एक हमारे पास आता है आयोनिक। ये तमाम के तमाम हमारे पास जो है फ्रेमवर्क्स हैं जो कि जावास्क्रिप्ट पे बने हुए हैं, ये मोबाइल डेवलपमेंट में यूज होता है। तो आप देख पा रहे हो कि आज के दौर में बनने वाली एप्लीकेशंस भी जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करें। तो खाली जावास्क्रिप्ट का मकसद वेब डेवलपमेंट तक ही नहीं है, आप देख रहे हो कि मोबाइल इंडस्ट्री में भी जावास्क्रिप्ट का
कितना ज्यादा इंटरफेयर है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी जावास्क्रिप्ट की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करता हूँ तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी जावास्क्रिप्ट के जो फ्रेमवर्क या जो लाइब्रेरीज यूज होती हैं उनमें हमारे पास सबसे ज्यादा यूज होने वाला होता है कि इलेक्ट्रॉन जेएस। मैं आपको बताता चलूं, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग के लिए जो हम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं या HTML और CSS के लिए जो हमने टेक्स्ट एडिटर यूज किया है, विजुअल कोड, वो विजुअल कोड इलेक्ट्रॉन जेएस की मदद से ही बना है। और इलेक्ट्रॉन जेएस जावास्क्रिप्ट का ही बना हुआ एक फ्रेमवर्क है जिसके बिहाफ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक VS कोड को इंट्रोड्यूस करवाया गया और VS कोड को बना गया। तो आप देख रहे हो कि VS कोड को आप यूज कर रहे होगे ऑलमोस्ट, क्योंकि HTML और CSS में मैंने उसी में कोडिंग करवाई है। और अभी हम जो जावास्क्रिप्ट की भी कोडिंग करने वाले हैं इसी सॉफ्टवेयर में जो है वो कोडिंग करने वाले हैं, और ये पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट पे ही बना हुआ है। तो कहाँ कहाँ और किन किन फील्ड्स में जावास्क्रिप्ट की इन्वॉल्वमेंट है और क्यों जरूरी है, इन दोनों बातों को मैंने क्लियर करवा दिया। अब जावास्क्रिप्ट को हम पढ़ेंगे कंप्लीटली कि कैसे हम यूज करेंगे, इसमें क्या क्या फंक्शन हैं, हर फंक्शन क्या करता है और उसका क्या रिजल्ट आने वाला है। ये तमाम के तमाम कामों को अब हम यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा, या अक्सर औकात अगर आप फील्ड में रहे हो तो आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इस तरीके के टर्म सुने होंगे, जैसे कि ES6, ES7, ES8, इसी तरीके से ES9। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपने सुने होंगे, या कुछ आपने इस तरीके के सुना होगा, ECMAScript। ये तमाम क्या हैं? तो मैं जरूरी समझता हूं कि मैं इन बातों को भी यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये टर्म्स क्या हैं, इनका क्या मतलब है, ताकि जब आप जावास्क्रिप्ट को पढ़ो तो आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कभी आप हो सकता है कि कभी ऐसा हो कि आप किसी इंटरव्यू में गए हो जावास्क्रिप्ट के और वहां पर ये सवाल किया गया हो कि भाई ES7 क्या चीज है, ES8 क्या है, ये ECMAScript क्या है। तो आप तो जावास्क्रिप्ट को पढ़ के आए हो, तो ये टर्मिनोलॉजीज क्या हैं। तो यहाँ पर अब हम इस एक एक टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं, ECMA इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करना। अब स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स आप समझ लो रूल्स होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, उन्हीं को स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। तो कुछ कायदे कानून या स्टैंडर्ड्स बनाना ECMA इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ये कायदे कानून या स्टैंडर्ड्स किस चीज के लिए बनाए जाते हैं? डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के लिए। तो यही वो ECMA इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करना होता है टेक्नोलॉजीज के लिए। ठीक है, यहाँ पर इस ECMA इंटरनेशनल ने एक स्टैंडर्ड बनाया जिसका नाम था ECMA 262। इस स्टैंडर्ड का काम इतना था कि इसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस थी, यानी कि ये कहना चाहिए कि कुछ रूल्स थे, वही स्टैंडर्ड्स थे, उन्हीं को हम स्पेसिफिकेशंस कह रहे हैं कि ECMA 262 नाम का एक स्टैंडर्ड बनाया गया ECMA इंटरनेशनल की तरफ से। और इस स्टैंडर्ड के अंदर जो थी स्पेसिफिकेशंस थी, किसके लिए? किसी भी जर्नल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए। तो ECMA 262 के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई थी कि उन स्पेसिफिकेशंस का काम यह है कि एक जर्नल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसी हो, कैसे बने, उसके तमाम रूल्स या वो स्टैंडर्ड्स डिफाइन थे ECMA 262 नाम के अंदर। तो ECMA इंटरनेशनल ने क्या किया, एक ECMA 262 नाम का स्टैंडर्ड बनाया जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस थी किसी भी जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए, यानी कि एक जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसे बने, उसमें क्या क्या हो या कैसे बननी चाहिए, वो स्पेसिफिकेशंस थी ECMA 262 नाम के स्टैंडर्ड के अंदर। अब यहाँ पर जो ECMAScript है वो क्या चीज है? जो स्पेसिफिकेशंस बनी हुई हैं, डिफाइंड है आपके ECMA 262 के अंदर, उन्हीं स्पेसिफिकेशंस को नाम दिया गया है ECMAScript का। तो ECMAScript क्या है? ECMAScript बेसिकली ECMA इंटरनेशनल की तरफ से बनाया गया एक स्टैंडर्ड है ECMA 262,
ECMA 262 के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस बयान हुई हैं कि एक जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए वो। तो जो स्पेसिफिकेशंस ECMA 262 के अंदर डिफाइंड है उन्हीं स्पेसिफिकेशंस को हम ECMA स्क्रिप्ट बोलते हैं। आई होप सो कि ये चीज जो मैंने अभी आपको बताई है ये आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है, तो मैंने बहुत ही बारीकी से आपको ये तमाम चीजें बताई हैं कि ECMA स्क्रिप्ट जो ये जो टर्मिनोलॉजी ऊपर इस्तेमाल हुई थी ये क्या है। तो ये सिंपल क्या है, ECMA 262 के अंदर जो स्पेसिफिकेशंस ड्राइव हुई हैं उसी स्पेसिफिकेशंस को हम ECMA स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए जो स्पेसिफिकेशंस ECMA 262 के अंदर हैं वही स्पेसिफिकेशंस को नाम दिया गया है ECMA स्क्रिप्ट का। और इसी स्पेसिफिकेशंस को यूज करके या पढ़कर ये कहना चाहिए, या मैं ये कहूं कि ECMA स्क्रिप्ट को पढ़कर एक जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाई गई जिसका नाम है जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है, एक जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब मैं इन तमाम बातों को एक बार आपको दोबारा एनरोल करवा देता हूं ताकि आपको क्लियरली हो जाए। देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बताया ECMA इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करना होता है। स्टैंडर्ड्स मतलब रूल, कायदे कानून बनाना। तो ECMA इंटरनेशनल ने एक स्टैंडर्ड बनाया जिसका नाम था ECMA 262। ECMA 262 के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस थी कि एक जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसी हो, वो स्पेसिफिकेशंस ड्राइव हुई हैं ECMA 262। तो ECMA 262 के अंदर जो स्पेसिफिकेशंस ड्राइव हैं वही स्पेसिफिकेशंस को नाम दिया गया है ECMA स्क्रिप्ट। तो एक ECMA स्क्रिप्ट को पढ़कर या उसको फॉलो कर बनाई गई एक लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट एक जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो अगर आप ECMA स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हो यानी कि स्टैंडर्ड ECMA 262 को पढ़ रहे हो, उसमें 10 स्पेसिफिकेशंस को पढ़ रहे हो, तो स्पेसिफिकेशंस पढ़ रहे हो मतलब ECMA स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। तो उसको पढ़ने का मकसद ये है कि आप ये सीख रहे हो कि एक जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसे बने, कैसे क्रिएट की जाए। लेकिन अगर आप जावा स्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप ये चीज सीख रहे हो कि जावा स्क्रिप्ट को यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम जावा स्क्रिप्ट को सीख रहे हैं, मतलब एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ECMA स्क्रिप्ट की हेल्प से बनी हुई है। हमें उस लैंग्वेज को लेकर जस्ट यूज करना है, और यूज किस एनवायरनमेंट में करना है, वेब डेवलपमेंट में करना है, और फिलहाल हम क्लाइंट साइड वेब डेवलपमेंट में यूज कर रहे हैं। तो आई होप सो कि तमाम चीजें आपको समझ में यहाँ पर आ गई हैं। तो जावा स्क्रिप्ट बेसिकली इम्प्लीमेंट हुई है ECMA स्क्रिप्ट स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करके, जो कि ECMA 262 के अंदर दर्ज है। अब हम बात करते हैं अपने उन टर्मिनोलॉजीज की, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ES6, ES7, ठीक है, ऐसे ES8 और ES9, ये सब क्या है। तो ES6 क्या है, ECMA 262 जो स्टैंडर्ड बनाया था ECMA इंटरनेशनल ने, ES6 उसका छठा एडिशन है। तो अब आप बोलोगे कि आप तो डायरेक्टली छठे एडिशन पर आ गए, इससे पहले पांचवा भी आया होगा, चौथा भी आया होगा, ऑलमोस्ट 1 से स्टार्ट हुआ होगा। तो मैं आता हूं उसकी तरफ। यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दी गई है। तो अभी हम ये भी देखेंगे कि ES6 को ही क्यों इतनी इंपॉर्टेंट दी गई है, इससे पहले बनने वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। तो यहाँ पर अभी आप इतना समझो कि ये जो ES6 है ये एक छठा एडिशन है ECMA 262 स्टैंडर्ड का। तो हम एक बात जानते हैं, जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, कोई टेक्नोलॉजी बनती है या कोई स्टैंडर्ड बनाया जाता है, वक्त के साथ साथ उसके अंदर कुछ चेंजिंग आती है। तो उसके अंदर जब आप चेंजिंग आती है यानी कि आप कुछ बग्स को निकाल रहे होगे और उसके अंदर कुछ फंक्शंस को ऐड कर रहे होगे, कुछ फीचर्स को ऐड कर रहे होगे, कुछ चेंजिंग कर रहे होगे, किसी किस्म की कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर रहे होगे। तो इम्प्रूवमेंट्स आने के बाद, फीचर्स को ऐड करने के बाद या कोई भी चीज को चेंज करने के बाद वो स्टैंडर्ड का एक नया एडिशन आता है। ठीक है, इसी तरीके से ECMA 262 नाम का जो स्टैंडर्ड था, वक्त के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ फीचर्स को ऐड किया गया।
तो जैसे जैसे फीचर्स ऐड होते गए, इम्प्रूवमेंट्स आती गई, तो उसके एडिशंस आते गए ES1, ES2, ES3 नाम से, इस नाम से जो है क्या हो गए, उसके स्टैंडर्ड्स आते गए। तो जो पहला स्टैंडर्ड हमारे पास आया, यानी कि जो पहला वर्जन आया, जो एडिशन आया, वो था ES1। और ES1 से पहले क्या था, ECMA 262। उसके अंदर इंप्रूवमेंट हुई, कुछ बग्स आए होंगे, उनको निकाला गया होगा, कुछ फीचर्स को ऐड किया गया होगा। अब जो नाम हमारे पास आया वो आया ES1। तो ES1 जो आया वो आया हमारे पास 1997 में, सॉरी 1997। उसके बाद वक्त के साथ साथ चेंजिंग होती गई हर साल। फिर हमारे पास ES2 आया और ये स्टैंडर्ड हमारे पास आया 1998 के अंदर। उसके बाद हमारे पास ES3 आया 1999 में, और उसके बाद हमारे पास ES4 आया, और ES4 हमारे पास जो था आया, लेकिन इसमें कुछ रूल्स रह गए थे, या ये कहना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड इतना पॉपुलर नहीं हुआ, या इसमें कुछ ज़्यादा बग्स आ गए थे, इसलिए चला नहीं। और क्या हुआ, वक्त के साथ साथ ये ख़त्म हो गया। आया, चला, और चलने के साथ बग्स आए और ये ख़त्म हो गया, तो इतना पॉपुलर नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पास आया ES5। तो जो ES5 हमारे पास आया, ये काफ़ी अरसे के बाद आया, समझ लें आप 2009 के अंदर ये आया हमारे पास। तो ES1 से जो ES5 के अंदर ये जो एडिशन हमारे पास आई है, जो वर्जन ECMA 262 नाम के स्टैंडर्ड के हमारे पास आते चले गए, और इन्हीं वर्जन को फॉलो करके जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी एनहेंसमेंट होती गई, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पहले एक वर्जन को यूज करके जैसे जैसे स्टैंडर्ड्स बढ़ते गए, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी चेंजिंग आती गई। तो ES1 से ES5 तक जो चेंजिंग थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, या ये कहना चाहिए काफ़ी नॉर्मली चेंजिंग थी। लेकिन अगर चेंजिंग चाहे छोटी हो या चाहे बड़ी हो, वो जब स्टैंडर्ड बनता है तो अपने नए वर्जन के साथ ही बनता है। तो यहाँ जो चेंजिंग हुई वो इतनी हाई लेवल पर चेंजिंग नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ES6 आया तो यहाँ पर मेजर चेंजिंग आई। उस स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ों को निकाला गया और काफ़ी चीज़ों को डाला गया, बहुत बड़ी और मेजर चेंजिंग आई ES6। इसीलिए ES6 बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ES6 को आप कई नामों से जानते हो। ES6 को ES6 भी बोला जाता है, इसी को बोला जाता है ES 2015, इसी को बोला जाता है ECMAScript 2015, और इसी को बोला जाता है ECMAScript 6। तो ये सारे नाम आपके एक ही वर्जन के हैं, ES6, ES 2015, ECMAScript 2015 या ECMAScript 6। ये तमाम के तमाम आपके एक ही वर्जन के नाम हैं, ठीक है। और ये वर्जन आया आपके 2015 के अंदर मेजर चेंजिंग्स के साथ। उसके बाद भी चेंजिंग या इम्प्रूवमेंट्स रुकी नहीं, और वक्त के साथ साथ जो है वो चेंजिंग आती चली गई। उसके बाद हमारे पास जो अगला वर्जन आया ES6 के बाद, वो था जी ES7। ES7 को भी आप डिफरेंट नेम के साथ जानते हो, ES7, इसी तरीके से ES 2016 या ECMAScript 2016, या इसको कहा जाता है ECMAScript 7। तो ES7 हमारे पास आया है जी 2016 में, इसीलिए इसको इस ईयर के साथ भी बोला जाता है, या इसको इसके वर्जन के साथ भी बोला जाता है। तो अगर आप ECMAScript 7 बोलते हो तो मतलब ES7 की बात हो रही है, या ECMAScript 2016 की बात बोल रहे हो तो इसका मतलब कि वो वर्जन जो 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि ECMAScript 7। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट वर्जन आता है ES8 का। ES8 को भी डिफरेंट नामों से जाना जाता है, इसे ES8 भी बोला जाता है, और इसे ES 2017 भी बोला जाता है। इसी तरीके से इसे ECMAScript 2017 भी बोला जाता है, या इसको आप ECMAScript 8 का नाम भी दे सकते हो, और ये आया है सन 2017 के अंदर। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट और जो है वो जान लो, जब इतने स्टैंडर्ड आ गए हैं तो हम करंटली उसी स्टैंडर्ड पर फोकस क्यों नहीं करते? आप हमें क्यों इतने स्टैंडर्ड्स के बारे में बता रहे हो?
ठीक है, यानी कि अगर ECMAScript 6 है तो फिर हम 7 को क्यों पढ़ने, अगर 7 है तो फिर 6 क्यों नहीं है। अब यहाँ पे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ये तमाम के तमाम स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं। उसकी वजह ये है, जब किसी एक स्टैंडर्ड को फॉलो करके कोई वेबसाइट बनाई गई है और उस वेबसाइट में उस स्टैंडर्ड के फंक्शंस मौजूद हैं और वो स्टैंडर्ड अपग्रेड हो गया है, तो अब आप ऐसा नहीं हो सकता कि अब पूरी की पूरी अब आप ये जो वेबसाइट है वो डिप्लॉय करो किसी दूसरे स्टैंडर्ड पर। उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है और वक्त भी बहुत ज़्यादा लगता है। एक वेबसाइट को बहुत महंगी महंगी वेबसाइट बनाई जाती है, मतलब एक वेबसाइट अगर आप किसी बड़े लेवल की वेबसाइट को देखो तो लाखों रुपए की वेबसाइट तैयार होती है। तो जब वो एक बार किसी स्टैंडर्ड पे बन जाती है तो ऐसा पॉसिबल नहीं रहता कि उस स्टैंडर्ड को खत्म किया जाए। तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया या ECMAScript 2.6 ने क्या किया कि जो स्टैंडर्ड्स थे वो बरकरार रखे। अगर कोई वेबसाइट किसी स्टैंडर्ड पर बनाई गई है तो वो उसके अंदर फीचर उसके मौजूद हैं और साथ साथ न्यू स्टैंडर्ड के फीचर भी मौजूद हैं। इसीलिए ES1 से लेकर करंटली जो ES11 हमारे पास यूज हो रहा है तब से अब तक सारे स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड की बात करते हैं। ES8 के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टैंडर्ड आता है वो आता है ES9 का। ES9 को भी हम डिफरेंट नामों से जानते हैं। हम जानते हैं ES9, इसी तरीके से ES 2018 या हम ECMAScript 2018 भी बोल सकते हैं इसको। इसी तरीके से ECMAScript 9 भी इसको बोला जाता है और ये आया है सन 2018 में। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड हमारे पास आया है वो आया है जी ES10। ES10 आया है 2019 के अंदर और इसके भी जो है वो डिफरेंट नाम है। ECMAScript 2019 बोला जाता है या ECMAScript 10 भी इसको कहा जाता है और ये आया है जी सन 2019 के अंदर। और लास्ट जो करंटली अभी हमारे पास मौजूद है वो है जी ES11 और ये आया है सन 2020 में, यानी कि पिछले ही साल ये इंट्रोड्यूस हुआ। तो हर साल कोई ना कोई स्टैंडर्ड जो है आपके पास आता ही है। तो ये हैं जी कुछ स्टैंडर्ड्स जो कि मैंने आपको बताए हैं, आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं कि ECMAScript 6 से लेकर ECMAScript 2011 तक आपके पास जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं और किस सन में वो बने वो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीटली बता दिया। तो आई होप सो कि अब आपको ये पता चल गया है कि ये ES7, ES8, ES9 भी क्या है, ये टर्मिनोलॉजी है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड्स हैं ECMA 262 में जो कि हर ईयर में अपने एक नए नाम के साथ आए हैं और एक स्टैंडर्ड के भी डिफरेंट नाम है। अगर मैं ES10 की बात करता हूँ तो उसको ES10 भी बोला जाता है, ECMAScript 10 भी बोला जाता है, ECMAScript 2019 भी बोला जाता है या ES 2019 भी बोला जाता है। तो ये तमाम के तमाम जो है वो डिफरेंट नाम्स और जो ईयर्स है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब मैं आपको बताऊं जितने भी ब्राउजर बनाने वाली कंपनीज हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो एक जावास्क्रिप्ट इंजन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस ब्राउजर का काम क्या होता है, उस ब्राउजर का काम होता है वेबसाइट्स को पढ़ना और अगर उस वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज हुई हुई है तो उस ब्राउजर का काम होगा जावास्क्रिप्ट को भी पढ़कर उसका रिजल्ट जनरेट करना। तो जो भी ब्राउजर पर वेबसाइट ओपन की जा रही है हर वेबसाइट अपना एक JS इंजन बनाता है, यानी ये कहना चाहिए कि एक कंपाइलर होता है जिसका काम JS कोड को, जावास्क्रिप्ट के कोड को जो कि उस वेबसाइट में यूज हुई हुई है उसको पढ़ना और पढ़ने के बाद एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे कि क्रोम है, तो क्रोम ने अपना एक जावास्क्रिप्ट इंजन बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं V8, ठीक है, V8 के नाम से। तो ये बनाया है जी क्रोम ने। इसी तरीके से अगर मैं मोजिला फायरफॉक्स की बात करता हूं तो स्पाइडर मंकी करके एक JS इंजन है, ये आपके फायरफॉक्स ने बनाया है, यानी मोजिला कंपनी ने बनाया, जिसने फायरफॉक्स ब्राउजर बनाया है, मोजिला फायरफॉक्स बनाया है, उसी ने ही जावास्क्रिप्ट को रीड करने के लिए एक स्पाइडर मंकी कंपाइलर बनाया है। और जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाया गया एज है उसने चक्रा नाम से जो है वो एक
जावास्क्रिप्ट का इंजन बनाया है। तो यहाँ पे ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है कि ये ब्राउजर जो होते हैं वो सिर्फ HTML और CSS के साथ साथ जब जावास्क्रिप्ट को भी पढ़ रहे होते हैं तो वो कैसे पढ़ते हैं। बेसिकली उन ब्राउजर्स में एक इंजन रन हो रहा होता है। अब ये डिपेंड कर रहा है कि आपने किस ब्राउजर में ओपन किया हुआ है, तो उस ब्राउजर के हिसाब से वो इंजन रन होगा। उसका काम आपके जावास्क्रिप्ट के कोड को पढ़ना होगा जो कि आपके वेबसाइट में यूज किया गया होगा, पढ़ने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना। ये तमाम के तमाम आपका जावास्क्रिप्ट में होता है। यहाँ पर आपके पास एक साइट है, अगर मैं एक वेबसाइट ओपन करके आपको यहाँ पर बता दूं, तो यहाँ पर मैंने आपको एक वेबसाइट बता दूं कि ये एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट बहुत इजी रहती है जब आप वेबसाइट्स को ड्राइव कर रहे हो। इस वेबसाइट का काम क्या है, अगर आप किसी भी HTML के टैग को, CSS की किसी भी प्रॉपर्टी को या जावास्क्रिप्ट में यूज होने वाली कोई भी चीज अगर आप देखना चाहते हो कि वो किन किन ब्राउजर पर सपोर्ट करती है, ठीक है, या कौन कौन से ब्राउजर के वर्जन को सपोर्ट करते हैं और कौन कौन से नहीं करते हैं, वो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हो। मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास HTML में एक टैग है div। मैंने यहाँ पे div को ओपन किया। अब ये जो टैग है HTML एलिमेंट div है, ये किन किन ब्राउजर्स में अवेलेबल है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो जो भी आपके पास ये ग्रीन होते हैं इसका मतलब वो तमाम ब्राउजर्स में अवेलेबल है, और उन ब्राउजर्स के किन किन वर्जन्स में अवेलेबल है वो भी यहाँ पे नीचे मेंशन है। जैसे कि अगर आप बात करते हो इंटरनेट एक्सप्लोरर की, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में वर्जन 11 में ये यूज होता है, एज में 12 से लेकर 91 तक में ये यूज हो रहा है, फायरफॉक्स, क्रोम और ऐसे ही ऑलमोस्ट आप देख पाते हो। अगर मैं CSS किसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे रन करता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा बॉर्डर, तो बॉर्डर कहाँ यूज होता है और किन किन ब्राउजर से कौन कौन से वर्जन में यूज होता है वो आप देख पा रहे हो। जो रेड में है इसका मतलब कि वहां पर वो सपोर्ट नहीं है, तो अगर उस ब्राउजर में ये प्रॉपर्टी रन होगी तो नहीं चलेगी। जो ग्रीन में है इसका मतलब वो चलेंगे, और जो कुछ इस तरीके से हल्के ग्रीन में है इसका मतलब वहां पे पार्शियली सपोर्ट है। आपको कोई ना कोई एक ऐसा फंक्शन ऐड करके उस प्रॉपर्टी को चलाना पड़ेगा जिस पर वो प्रॉपर्टी रन होगी, यानी डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। अगर बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी जो मैंने ऊपर लिखी है वो मैं इधर चलाता हूँ, यानी सफारी के iOS के अंदर जो iOS का सफारी है उसके अगर मैं वर्जन 6 में चलाऊंगा तो मुझे कैसे चलाना पड़ेगा वो इसने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि अगर आप देखो कि यहाँ पे पार्शियल सपोर्ट है तो आपको इस तरीके से चलाना पड़ेगा कि आपको उसके साथ कुछ बॉर्डर इमेज रिपीट करके फिर आपको स्पेस ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये पार्शियली सपोर्ट है, और उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है वो भी तमाम यहाँ पर आपको मेंशन है। तो आप सिंटैक्स और कौन कौन सी प्रॉपर्टी अवेलेबल है वो तमाम के तमाम आप इस साइट से देख सकते हो। इस साइट का नाम है कैन आई यूज। अब जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए हम कौन कौन से ब्राउजर्स को यूज करने वाले हैं या कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स को यूज करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। तो सॉफ्टवेयर्स में हमारे पास दो ही चीजें आती हैं, एक ब्राउजर आता है और एक टेक्स्ट एडिटर आता है। आप किसी भी ब्राउजर को यूज कर सकते हो, लेकिन हमारे इस कोर्स के अंदर जो ब्राउजर यूज होने वाला है वो है जी क्रोम और फायरफॉक्स। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्राउजर हैं और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्राउजर हैं जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में यूज होते हैं। इसीलिए हम पूरी की पूरी टेस्टिंग और पूरे के पूरे प्रैक्टिकल इन्हीं दोनों ब्राउजर्स पे करने वाले हैं। और जो टेक्स्ट एडिटर हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है हमारे पास विजुअल कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड को ही हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग के लिए यूज करने वाले हैं। इसके अलावा भी आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर को यूज कर सकते हो। अगर माइक्रोसॉफ्ट के टेक्स्ट एडिटर जो डिफॉल्ट आता है नोटपैड, आप उसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इसको यूज करने का मकसद इतना है कि बहुत आसानी से कोडिंग हो जाती है, ठीक है। अगर आपने किसी टैब को ओपन किया है तो ऑटोमेटिक जो है वो क्लोज हो जाता है, और बहुत अच्छे एक्सटेंशंस हैं जो विजुअल स्टूडियो में यूज होते हैं। तो ये काफी हेल्पफुल रहने वाला है कोडिंग के लिए। वरना जरूरी नहीं है आप जिस भी कोड एडिटर जिस भी ब्राउजर पे रिजल्ट देखना चाहो आप इसको यूज कर सकते हो।